ओके, तो ये लेक्चर नंबर 16 है, यूनिट 2 चल रही है। क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग फर्स्ट सब्जेक्ट है। इस लेक्चर में बताना चाह रहा हूँ मैं मेज़रमेंट शीट, एब्स्ट्रैक्ट शीट और फेस शीट के बारे में। आज पढ़ेंगे डिटेल्ड एस्टीमेट ऑफ बिल्डिंग बनाने के लिए अपन पढ़ेंगे मेज़रमेंट शीट, एब्स्ट्रैक्ट शीट और फेस शीट। तो डायरेक्ट देखो, ये है मेज़रमेंट शीट। ध्यान से देखो इसमें क्या क्या लिखा है। आइटम नंबर 1 2 3 4, डिस्क्रिप्शन और पर्टिकुलर्स इसमें लिखेंगे, जैसे अर्थवर्क या कंक्रीट वर्क या मेसोनरी, इस प्रकार से। नोज मतलब कितनी नंबर ऑफ बार वो रिपीट हो रहा है। जैसे मान लो कंक्रीट वर्क निकाल रहे हैं और एक कॉलम का निकाल रहे हैं, उस तरह के अगर 10 कॉलम उस बिल्डिंग में हैं तो एनओएस में 10 आ जाएगा। रिपीट कितनी बार हो रहा है। लेंथ लंबाई, ब्रेड्थ चौड़ाई, हाइट और डेप्थ, फिर उसके बाद इन सब का गुणा करने के बाद आ जाएगा कंटेंट और क्वांटिटी। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का या डेप्थ का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी आ जाएगी। और फिर उसके आखिरी में लिखना है रिमार्क। इसके एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा रिमार्क में कैसे लिखते हैं। उसका जस्टिफिकेशन लिखते हैं कि कैसे लेंथ ब्रेड्थ या हाइट कैसे लेके आए अपन, उसमें कुछ माइनस किया है या कुछ जोड़ा है तो वो लिख देते हैं। तो मेज़रमेंट शीट एक तरह से समझ लो एक रजिस्टर होता है जिसमें पन्ने लगे रहते हैं और ये इस प्रकार से टेबल बने रहते हैं, उसे अपन बोलते हैं मेज़रमेंट शीट। एक तरह का फॉर्म है ये, जैसे फॉर्म भरते हो उस प्रकार से इसमें डिटेल भरते हैं। जो भी कार्य हो गया है उसकी नपती करके इसमें लिख सकते हैं। जो भी कार्य हो रहा है उसकी डिटेल्स इसमें डाल सकते हैं। इसमें जो डिस्क्रिप्शन और पर्टिकुलर है, इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो लिख दिया अर्थवर्क। अर्थवर्क यानी अब मिट्टी का कार्य जो भी होगा उसकी एंट्री हो रही है। अब मिट्टी के कार्य में भी भराव और कटाव दोनों अलग हो सकता है। एक ही प्लॉट में हो सकता है कुछ हिस्सा कटाव में आ रहा है, कुछ हिस्सा भराव में आ रहा है। तो उन दोनों को इस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी सब हेडिंग में 2 अलग अलग हेडिंग लिखना है। उसी प्रकार से जैसे कंक्रीट में सब स्ट्रक्चर में और सुपर स्ट्रक्चर में दोनों की एंट्री अलग अलग आती है, उसी तरह से मेसोनरी वर्क भी सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर दोनों की अलग अलग एंट्री आती है। ये ध्यान रखना। जो मैंने अभी बताया वही सब इसमें लिखा है, एक बार इंग्लिश में भी सुन लो। द होल वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट आइटम्स। सभी कार्य को अलग अलग आइटम में विभाजित कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए पहला हुआ अर्थवर्क, फर्स्ट अर्थवर्क, सेकंड कंक्रीट, थर्ड ब्रिक वर्क एक्सेट्रा, एंड द आइटम्स आर क्लासिफाइड एंड ग्रुप्ड अंडर डिफरेंट सब हेड्स। और अलग अलग सब हेडिंग के अंदर आइटम को क्लासिफाई करके ग्रुप में रखते हैं। एंड डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क आर टेकन आउट। और डिटेल में हर कार्य के मेजरमेंट का ब्यौरा इसमें लिखते हैं। एंड क्वांटिटीज अंडर ईच आइटम आर कंप्यूटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मेजरमेंट फॉर्म। जैसे मैंने बोला ये एक मेजरमेंट फॉर्म है ये, तो क्वांटिटी हर आइटम के अंदर की इसमें कैलकुलेट या कंप्यूट करके निकाल के भर देते हैं। अगला आ जाता है द कॉस्ट, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट।
इसके नाम से सोचो, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो इसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट या खर्चा निकालने वाला काम हो रहा है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब निचोड़, ये समझो। कहीं भी अगर अपन कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं और अगर अपन किसी से पूछें यार उसका एब्स्ट्रैक्ट क्या है, इसका मतलब उसका सार क्या है, या उसका शॉर्ट में अपन बताएं उसकी डिटेल के बारे में, उसे कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट। तो देखो इसमें क्या लिखा है, द कॉस्ट अंडर ईच आइटम, नहीं, द कॉस्ट अंडर आइटम ऑफ वर्क इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्वांटिटीज ऑलरेडी कंप्यूटेड, डबल हो गया यहाँ पे, अब ठीक है। तो फिर से पढ़ते हैं, द कॉस्ट अंडर आइटम ऑफ वर्क इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्वांटिटीज ऑलरेडी कंप्यूटेड एट वर्केबल रेट। तो ये कह रहा है हर आइटम में कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है उस क्वांटिटी से जो कि पहले से ही अपन कैलकुलेट कर चुके हैं और उसका रेट भी पता कर चुके हैं, और टोटल कॉस्ट इज वर्कड आउट इन ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो टोटल कॉस्ट प्राप्त करने के लिए ये फॉर्म है, इस फॉर्म का नाम है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड फॉर्म। समझ गए? फिर से सुन लो, एक फॉर्म है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड फॉर्म, ये रहा वो फॉर्म। इसमें आइटम नंबर डालेंगे 1 2 3 4, पर्टिकुलर ऑफ आइटम या आइटम पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम ऑफ वर्क में डालेंगे, जैसे कंक्रीट वर्क, ब्रिक वर्क। क्वांटिटी जो पहले से ही कैलकुलेट कर रखी है वो लिख देंगे, जैसे कंक्रीट की आएगी मीटर क्यूब, सरिये का आएगा जैसे मान लो टन में आएगा, अर्थवर्क का भी आएगा मीटर क्यूब में, प्लास्टर का मीटर स्क्वायर में, पुताई का मीटर स्क्वायर में, लकड़ी के वुड वर्क को मीटर क्यूब में। अब आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाना चाहिए अलग अलग आइटम की क्या यूनिट है, वो यूनिट रहेंगी। और क्वांटिटी जो पहले से ही मेज़रमेंट वाला जो फॉर्म था इससे पिछले वाला, उससे कैलकुलेट करने के बाद जो निकल के आई वो डायरेक्ट इस फॉर्म में क्वांटिटी में लिख देना है। इसके बाद रेट में रेट लिखना है, और ये रेट पहले से ही आप, ये फॉर्म बनने से पहले आप पता कर चुके होंगे कि रेट कितना होता है। वैसे तो रेट जैसे पीडब्ल्यूडी का अगर कार्य हो रहा है तो पीडब्ल्यूडी की एक पुस्तिका होती है शेड्यूल ऑफ रेट, उसमें रेट लिखा होता है, उसी रेट को लेना है। बहुत ही कम ऐसा होता है किसी आइटम का रेट नहीं लिखा रहता है तो रेट एनालिसिस करके इसमें रेट डालते हैं। तो क्वांटिटी और रेट मिल गया तो गुणा करके अमाउंट आ जाएगा, और सारा अमाउंट आ गया उसके बाद सबसे नीचे टोटल कर देना है, उससे मिल जाएगा एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये उसका फॉर्म है। इन दिस फॉर्मेट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इज डन इन पर आइटम बेसिस। इसमें कॉस्ट का कैलकुलेशन हर आइटम बेसिस पे होता है। मतलब आइटम नंबर 1 यहाँ लिखा, उसकी कॉस्ट यहाँ निकाली, आइटम नंबर 2 यहाँ लिखा, उसकी कॉस्ट निकाली, ऐसे। ए परसेंटेज ऑफ 3 to 5% इज एडेड फॉर कंटीजेंसीज टू अलाउ फॉर पेटी कंटीजेंट एक्सपेंडिचर, अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, चेंजेस इन डिज़ाइन, चेंजेस इन रेट। 3 से 5% कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिन्हें हम एक्स्ट्रा रखते हैं क्योंकि उनके बारे में पहले से अपन को पक्का श्योरिटी नहीं होती कि वो खर्चा होगा, पर वो कुछ ना कुछ ऐसे कारण आ जाते हैं जिसकी वजह से वो खर्चा होता है। उसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है रेट में बदलाव आ गया, जब एस्टीमेट बनाया था तब सीमेंट का रेट कुछ और था या रेत का रेट कुछ और था, सैंड का। जब भवन का निर्माण शुरू हो गया और बाद में जब रेत मंगाई तो महंगी आने लगी। तो ऐसे करके कुछ भी कारण हो सकते हैं। डिज़ाइन में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बदलाव चाह रहा है क्लाइंट, कोई और ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जिनके बारे में पहले से अंदाज़ा नहीं था, इसलिए 3 से 5% एक्स्ट्रा मान के चलते हैं।
1.5 से 2%। तीसरी लाइन में देखो, ए परसेंटेज ऑफ 1.5 to 2% इज ऑल्सो एडेड टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। 1.5 से 2% का खर्चा एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, उस खर्चे से हम वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट को हायर करते हैं। अब ये वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है मैं समझाता हूँ। जैसे नॉर्मल अगर कोई घर बनता है तो वहाँ पे एक चौकीदार रखते हैं, 3 या 5 हज़ार रुपये वो ले लेता है, 3,000 रुपये से 5,000 के बीच में कुछ आंकड़ा रहता है। हालांकि 3,000 तो बहुत कम बता रहा हूँ मैं, 4-5 हज़ार रुपये वो ले लेता था। और वो क्या करते हैं, जो ईंट आई हैं उन्हीं को एक के ऊपर एक रख के एक अपनी झोपड़ी बना लेते हैं। जो कीमती सामान है जैसे कि सीमेंट की बोरियां, वो उस झोपड़ी के अंदर रख लेते हैं और उसी के अंदर वो लोग सोते हैं, चौकीदार और उसकी फैमिली। और उस चीज़ के उसको थोड़े अलग से पैसे मिल जाते हैं, जैसे मैंने बताया 4-5 हज़ार रुपये हर महीने के। तो वो एक ऐसा खर्चा है कि मजदूरी के अलावा का खर्चा है। वो मजदूरी करेगा, दिन की दिहाड़ी उसको अलग से मिलेगी, पर ये खर्चा अलग है। उसी तरह से अगर मान लो कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो ज़्यादा मजदूर होते हैं, उन सब की दिहाड़ी देने के लिए एक मुनीम रख लेते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? उस मुनीम को भी तो तनख्वाह देनी है, तो उसकी तनख्वाह का खर्चा कितना होगा, उस चौकीदार की तनख्वाह का कितना खर्चा हो सकता है। एक से अधिक चौकीदार रखना पड़े, हो सकता है कोई सिक्योरिटी गार्ड भी रखना पड़े। तो वो सब खर्चे, उन खर्चों को बोलते हैं वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा। उसको मान लेते हैं 1.5 से 2%। जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो ये खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है। ऑफिस स्टाफ को नियुक्त करने का खर्चा, कम शब्दों में कहें तो, ठीक है। उसके बाद सबसे आखिरी लाइन इसमें क्या लिखी है, द ग्रैंड टोटल ऑब्टेन्ड इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द वर्क। कोई भी कार्य का एस्टिमेटेड कॉस्ट हो गया उसका ग्रैंड टोटल, मतलब जितने भी ऊपर खर्चे बताए हैं उन सबको जोड़ने के बाद जो मिलेगा वो है एस्टिमेट कॉस्ट। अगली है फेस शीट। देखो इसमें क्या लिखा है, सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5। पर्टिकुलर में सबसे ऊपर लिखा है एस्टिमेटेड कॉस्ट। इससे पहले वाली फोटो इसमें तुमने देखा एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, ग्रैंड टोटल, तो वो निकाल लिया यहाँ से। यहाँ जितना भी अमाउंट लिखेंगे उन सबको जोड़ देंगे। 3 से 5% वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का जोड़ देंगे, 3 से 5% कंटीजेंसी का जोड़ देंगे, 1.5 से 2% वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का जोड़ देंगे, और इन सबको निकालने के बाद मिलेगा एस्टिमेटेड कॉस्ट। इन सबको ग्रैंड टोटल करने के बाद वो ग्रैंड टोटल करके जो एस्टिमेटेड कॉस्ट निकली फिर यहाँ रख देंगे इस एस्टिमेटेड कॉस्ट के अमाउंट में। अब इसमें कुछ अदर चीज़ें जोड़ेंगे, जैसे वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी चार्जेस, पानी की फिटिंग, नल की पाइप की फिटिंग, पानी की टंकी से फिटिंग, ड्रेनेज, घर के अंदर नाली का पानी कैसे निकलेगा, सैनिटरी फिटिंग, ये सब बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो मैंने पहले भी लेक्चर में एक लिस्ट बताई थी, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। फिर उसका खर्चा, अब ये इसका खर्चा परसेंटेज वाइज है तो एक अंदाजे से बता सकते हैं अपन, 10 से 12% के बीच में रख सकते हैं। सवाल में दिया है तो ठीक, नहीं तो अपने अनुभव से आप रख सकते हो। तीसरा इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेस, घर के अंदर पंखे लगेंगे, ट्यूबलाइट लगेंगी, वायरिंग होगी, स्विच बोर्ड लगेंगे, ये सब खर्चे, और भी उसमें और भी चीज़ें शामिल हैं। इसका खर्चा कितना लेना है ये अनुभव से अपने परसेंटेज मान लो, इसमें 8 या 12% कुछ भी, और अगर सवाल में दिया है तो वो वाला लेना है।
फिर कंटीजेंसीज 5% जो पहले ही बता चुके हैं, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट 1.5 से 2%। ये कंटीजेंसीज और वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट बाद में जोड़ना है फेस शीट में, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड फॉर्म में नहीं, ये यहाँ जुड़ता है। उसके बाद आएगा टोटल अमाउंट और उसको शब्दों में लिखना है जैसे बैंक में लिखते हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ें पढ़ी, मेजरमेंट फॉर्म, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट के फॉर्म और फेस शीट को देखा। इन तीनों की मदद लेके एस्टिमेट बनता है, यही बताना था। इनके बारे में सवाल आए तो लिखना है। ठीक है, अब एक काम करो, एक असाइनमेंट लिखो, इन तीनों के बारे में शॉर्ट में लिखो। क्या मेजरमेंट शीट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट शीट क्या है और फेस शीट क्या है, इन सब के बारे में लिखो और मेरे को भेजो। अगली क्लास में पढ़ेंगे जनरल रूल्स फॉर फिक्सिंग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क। कार्य के, मकान बनने या कोई भी कंस्ट्रक्शन का जो कार्य हो रहा है उसमें अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग यूनिट कैसे फिक्स होती हैं, उसके जनरल रूल्स क्या हैं। बी एन दत्ता की पढ़ो किताब। अरे इसमें स्पेलिंग गलत हो गई। अब ठीक है, ओके, थैंक यू।